अपनी टीम की तरफ से टीएस सिंहदेव जी मैं आग्रह करता हूं कि आप आएँ और ये जो एक मंच जिस पर हमने पूरे हॉस्पिटल टीम्स को सम्मानित किया और जो बेहतर काम किया टीम ने उसको अनुभव को भी साझा किया, हम चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शन मिले। धन्यवाद। आईबीसी परिवार को मुझे अपने बीच में और सभी डॉक्टर साहबानों के बीच में समय साझा करने का मौका देने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सही जगह पे तो, लेकिन गलत समय पे गलत आदमी आ गया है सामने में, जो उपस्थित आज हमारे बीच में सम्माननीय विवेक पारक जी, शिरीष मिश्रा जी, अंशुमान शर्मा जी, डॉक्टर संदीप दवे जी, नवीन शर्मा जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, डॉक्टर देहरिया जी, सभी प्रतिष्ठित स्वास्थ्य की सेवा के प्रतिष्ठानों के उपस्थित प्रतिनिधि, मैं व्यक्तिगत तौर पे स्वास्थ्य की विशेषज्ञताओं के संदर्भ में कोई ज्ञान जानकारी नहीं रखता। स्कूल में जरूर साइंस का स्टूडेंट था, उसके बाद इतिहास से ही बीए और एमए उत्तीर्ण की, और एक आदर्शवान युवा 24 साल की उम्र में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने घर के कामकाज की को संभालने की मंशा रखते हुए सरगुजा पहुंचा। पिताजी के साथ के, माताजी के साथ के कई लोगों ने कहा कि इसको कहाँ भेज रहे हो, वहाँ जंगल में भेज रहे हो, दिल्ली में पढ़ा और जगह आप लोगों ने इसको पढ़ाया लिखाया, और क्यों आप इसको वहाँ भेज रहे हो। मम्मी डैडी के साथ के जो बैचमेट्स उनके थे, जहाँ कभी कभी ये बात होती थी, मैं उनको यही कहता था कि नहीं अंकल, नहीं आंटी, मैं मन से जा रहा हूँ, मैं कहीं जॉब नहीं करना चाहता, आईएएस इत्यादि की पढ़ाई कर नहीं सकता। डॉक्टर बनने के लिए स्कूल में मैं सरेंडर हो गया था। जब बॉटनी में जो नाम आते हैं उनको मैंने पढ़ा, जूलॉजी, बॉटनी में मैंने कहा नहीं, ये मेरे बस का नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कोशिश करता हूँ, और कॉलेज पहुँचते पहुँचते मैं वो भी लाइन बदल गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए गए, सेंट स्टीवेंस कॉलेज में केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया, तो उन्होंने कहा नहीं, ये दे पाएंगे। तो अंततः हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री के स्टूडेंट के रूप में मेरा दाखिला हुआ। किसी तरह से कॉलेज किया, नंबर नहीं मिले थे, मुश्किल से पास हुआ था। स्कूल तक ठीक था, फर्स्ट डिविजनर था। एमए किया, जो दिल्ली में पढ़ा था करीब करीब वही भोपाल में एमए में पढ़ना पड़ा, तो बहुत दिक्कत नहीं गई। पढ़ाई लिखाई में या सर्विस के क्षेत्र में मेरे को आगे जाने की, काम करने की मंशा नहीं थी। मैं अपने से अलग से काम करना चाहता था, लेकिन राजनीति से बहुत दूर रहना चाहता था। मुझे राजनीति से बहुत ज़्यादा परहेज थी, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और आज भी आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं बिल्कुल राजनीति पसंद नहीं करता। लेकिन 1983-84 का नगर पालिका का चुनाव था अंबिकापुर का। ऐसी परिस्थिति बनी कि मैं फंस गया, और तब से उस भंवर से मैं उभर नहीं पाया हूं। लेकिन मेरी हमेशा जीवन में यही सोच और यही मंशा रही, और मैं करने की कोशिश भी वही करता हूं कि जो कर रहे हो उसको अपने सीमित क्षमता को पहचानते हुए अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करो। और मैंने जीवन में जो काम किया आज तक, मैंने वही किया। राजनीति में प्रवेश हो ही गया। आज एक जनप्रतिनिधि के रूप में
मतदाताओं का विश्वास पिछले चुनाव में मिला, सरकार के हिस्से के रूप में काम करने का मौका मिला। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जब कैबिनेट का गठन कर रहे थे तो उन्होंने सबको पारी पारी बुलाया। मैं भी उनका निकट का सहयोगी रहा था। मेरे से भी चर्चाएं हुई, मेरे से भी पूछा महाराज क्या डिपार्टमेंट लेना चाहेंगे। तो जिन डिपार्टमेंट्स को चुना उसमें स्वास्थ्य विभाग था। घर के और लोगों ने, सबने मेरे को कहा कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, स्वास्थ्य विभाग छूना मत, इतने झमेले हैं, इतनी परेशानियां हैं, रोज दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा, कहीं किसी की मृत्यु होगी, कहीं कोई कमी आएगी। आग फोड़वा कांड हम सुन चुके थे, गर्भाशय कांड सुन चुके थे, नसबंदी कांड देख चुके थे, बहुत कुछ देख चुके थे। लेकिन आंख खोल के और मन के सोच के गहराइयों से जिस विभाग से मैं जुड़ना चाहता था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से उस विभाग को मांगा। उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया और आज स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूं। इन 2.5 सालों में इस क्षेत्र के बारे में भी और कुछ जानकारी मिली। युवा कॉलेज से पढ़ के आया था, अंबिकापुर में रहता था, घर में अकेले रहता था, नाप के तेल निकाल के खानसामा को देता था, गिन के आलू देता था, चावल नाप के देता था। मैं ये सब भी करता था, अकेला रहता था घर में। घर में एक आध स्टाफ वगैरह थे, डैडी ने जिनको मम्मी ने साथ में रखा था। और वहाँ के जो शुरू के अनुभव रहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि मम्मी डैडी सर्विस में थे, डैडी सर्विस में थे, मम्मी राजनीति में थे, तो लोग किसी न किसी काम के लिए आते थे। उन कामों में स्वास्थ्य के संदर्भ की भी बातें होती थी। और तब से बाबा वो खून की ज़रूरत है, ऑपरेशन टेबल पे मरीज है, डॉक्टर साहब ने बोला कि खून की व्यवस्था करो तब आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे हजारों अवसर, ऐसे हजारों मौके अलग अलग प्रकार के सुन के लोगों के साथ उनकी जो भी मदद करने की स्थिति बनती थी वो सुन के और बड़े हुए, काले बाल सफ़ेद हो गए और आज की स्थिति में आपके सामने हूँ। और इस दरमियान मेरा जो मन बना, डॉक्टर दवे अभी बता रहे थे पीपीपी मॉडल की भी चर्चा हो रही है, उस पर भी मैंने इसीलिए कहा गलत समय पे गलत आदमी आज सामने आ गया है, क्योंकि मैं पीपीपी मॉडल के विपरीत विचार रखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं फ्रैंकली कह रहा हूँ, उसको अन्यथा कोई मत लेंगे, ये मेरे अपना विचार है, वो आपसे साझा कर रहा हूँ। और कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो भी हम लोगों ने बनाया, उसमें प्रमुख सलाहकारों में डॉक्टर दवे भी थे। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, इस विचार को लेके जब हम लोग आगे बढ़े तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर का कंसेप्ट सामने आया। ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर क्या चिड़िया है, मैं तो इस क्षेत्र का था नहीं। इसी दरमियान थोड़ी बहुत जानकारी तो जनरल रीडिंग आदमी करता है, थोड़ी बहुत जानकारी होती है, रहती है, नीतियों के बारे में रहती है, क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत हम लोग ऊपरी तौर पे जानते थे। पर अब उसको एक मैनिफेस्टो के रूप में अगर यूनिवर्सल हेल्थ केयर को लागू करना है तो क्या ये संभव है कि नहीं। उस यूनिवर्सल हेल्थ केयर के संदर्भ में भी डॉक्टर साहिबानों से जब मैंने चर्चा की तो सबसे पहले यही पूछा कि ये प्रैक्टिकल है क्या, किया जा सकता है क्या, सरकारों के पास पैसे हैं क्या। पीपीपी मॉडल की जैसे बात आती है, रोड बनाने में हम देखते हैं कि हमारी सीमाएं हो जाती हैं, तो हम पीपीपी मॉडल में सड़क बनवाते हैं कि इन्वेस्टमेंट कोई करेगा, फिर बैरियर लगाने को देंगे, वो पैसे लेगा वाहनों से और फिर चल जाएगा मामला। कुछ दिनों बाद जब पैसे आ जाएंगे तो ठेका समाप्त हो जाएगा। तो ये जो पीपीपी मॉडल की बात आई और उसके पहले का जो विचार किया, तो उसमें जिन विशेषज्ञों के संपर्क में मैं आया, अलग अलग विचार के विशेषज्ञों से संपर्क में आने का मौका मिला। लेकिन जब ये अनेकों जगह से बात आई कि नहीं, इतने पैसे अगर इन्वेस्ट किए जाएं तो पब्लिक
सेक्टर में भी स्वास्थ्य की सेवाओं को एक अधिकार के रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है। ये हवाई बात नहीं है, इसको किया जा सकता है। तब अपने विचार को घोषणा पत्र में रखने की हिम्मत मैंने भी की, और ये एक पॉलिसी डायरेक्शन कि हम लोग हैं तो हम लोगों का काम क्या है, इलाज तो कर नहीं सकते, एक पेशेंट नहीं आएगा, आया तो गड़बड़ी होना है। हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल पॉलिसी डायरेक्शन दे सकते हैं। पीपीपी मॉडल होना कि नहीं, मैं जैसे ही मंत्री बना, मंत्री तो नहीं बना, मंत्री की जिम्मेदारी मिली, मंत्री बनना बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है, गलती होती है कि सरकारें बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं और उन योजनाओं का अगर उद्देश्य है कि जिन्हें हम गरीबी रेखा कहते हैं, जिस मापदंड को हम गरीबी रेखा कहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिक जो भारत देश में एक समय 40% से ज़्यादा माने जाते थे, उनको दोबारा पॉवर्टी रेखा के नीचे खींच लेने का, पॉवर्टी ट्रैप जिसको बोलते हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी बात का होता है तो स्वास्थ्य की सेवाओं में उनको अगर घर का पैसा, अभी बात हो रही थी बर्तन बेच के भी या कैसे भी करके लोग इलाज करा लेते हैं, तो ये जो पहलू है कि लोगों के साथ लोग, मतलब मैं मेदांता भी चला जाऊंगा, मैं डॉक्टर दवे के यहाँ भी चला जाऊंगा, मिश्रा जी के यहाँ, मेरे पास अगर पैसा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति, वो बड़ा समाज का समूह जिसको ये सेवाएं क्या अधिकार के रूप में मिल सकती हैं, कोई नीति नहीं, कोई मदद नहीं, क्या मानव एक अधिकार के रूप में स्वास्थ्य की सेवाएं हम दे सकते हैं कि नहीं, क्या ये प्रैक्टिकल है कि नहीं, क्या सरकारों के पास इतना पैसा है कि नहीं कि वो ये कर सकती हैं, उस नीति से प्रभावित होकर, उस नीति को मानकर कि हाँ नहीं ये हवाई नहीं, ये प्रैक्टिकल है, मैं पीपीपी मॉडल से परहेज करता हूँ। प्राइवेट प्रैक्टिस अपने जगह है, पीपीपी मॉडल एक बीच की जगह है, और पब्लिक फैसिलिटी एक तीसरा विकल्प है। तो मैं पीपीपी मॉडल से पूरा परहेज करता हूँ। मेकाहारा में भी हमने देखा है, एक पैट स्कैन की मशीन आके पड़ी हुई है, पब्लिक का 18 से 20 करोड़ रुपया उसमें लगा हुआ है। एक अग्रीमेंट ऐसा कर लिया गया कि प्रतिदिन आपको कम से कम इतने स्कैन के पैसे देने ही पड़ेंगे, चाहे आप स्कैन कराओ चाहे नहीं कराओ, और साल में वो 2-3-4 करोड़ रुपया बनता है। परिसर सरकार का, बिजली बिल सरकार की, सारी व्यवस्थाएं सरकार की, एक मशीन को लाके बैठा देने पे ऐसा अनुबंध किया गया है और पूरा पेमेंट कर दिया गया है बिना वित्त विभाग की अनुमति के। मैं साझा कर रहा हूं आपसे विचार का कि इसमें पिटफॉल्स क्या हैं। जो आपने कहा कि कुछ अनुभव भी साझा करिए, तो मैं अनुभव अपने साझा कर रहा हूँ। ये 2.5 साल के बिना कोई अप्रूवल के वो मशीन लग गई, आज चालू नहीं हो पा रही, बहुत प्रेशर, कोई जनप्रतिनिधि नहीं बचा होगा किसी राजनीतिक दल का वजनदार जिसने नहीं कहा होगा कि इसको निपटा दीजिए। बहुत कम अखबार बचे होंगे जिनने ये नहीं छापा होगा कि ये सरकार देखो कैसी है, नाकारा सरकार है, एक पीटी मशीन को चालू नहीं कर पा रही। लेकिन उसके अंदर की क्या कहानी, बिना अप्रूवल के वो मशीन लग गई और उसकी जो शर्तें हैं वो ये कहती हैं कि करो चाहे नहीं करो आपको इतना पेमेंट उनको देना है, और वो रेट भी अत्याधिक रेट, CGMS और ये और वो और ये कई प्रकार की बातें हैं, लेकिन वो ऐसे रेट हैं कि वो शोषण है। देखिए सीधा सीधा ये पब्लिक सेवा नहीं है। ये जो मॉडल है ये इसलिए मैं ऐसे मॉडल से पूरी तरह से कतराता हूँ। हाँ, निजी क्षेत्र के साथ में काम किया जा सके। यूनिवर्सल हेल्थ केयर के कंसेप्ट में क्या प्राइमरी स्टेज की सेवाएं सरकारें उपलब्ध नहीं करा सकती? क्या सेकेंडरी स्टेज की सेवाएं सरकारें उपलब्ध नहीं करा सकती? अगर नहीं करा सकती तो इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक मैं समझता हूं कि परिस्थिति कोई दूसरी नहीं हो सकती।
टर्शरी केयर में कहीं ऐसे स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं जो कि लिमिटेड केसेस अगर साल में आते हैं, उसके लिए सरकारें अगर अस्पताल खड़ा करेगी तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वो वहन शायद ना कर पाए। 2 केस अगर आएंगे साल में तो उसके लिए कौन सा अमला बना के रख सकते हैं? तो ठीक है, सुपर स्पेशलाइजेशन के केंद्र होंगे, निजी क्षेत्र में भी अगर हैं तो कोई बात नहीं, वहाँ पर जाएं और वहाँ भी उसके उपचार की व्यवस्था, हमारे ज़माने के टाटा बिरला, आज के ज़माने के अदानी अंबानी, उनको भी सरकार को देना चाहिए। क्या राइट टू हेल्थ में उनको भी देगी सरकार, लेकिन उनको ना भी दे, लेकिन बाकियों की व्यवस्था वहाँ भी उनके पेमेंट की व्यवस्था सरकार को अपने तरफ से करनी होगी। ये है यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो मेरे मन में है और जिसका एक छोटा सा स्वरूप मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, जिसमें 20 लाख रुपए तक का उपचार के लिए, 1 रुपये राशन कार्ड वालों के लिए पूरे 20 रुपये तक की व्यवस्था, 20 लाख रुपए तक की व्यवस्था, और APL परिवारों के लिए मुख्यमंत्री जी की अनुमति से 20 लाख रुपए तक का उपचार का खर्चा उन 14 बीमारियों के लिए किया जा सकता है। मेरे हिसाब से ये जो 5 लाख का लिमिट अभी फिलहाल आयुष्मान के नाम से चल रहा है, ये 10 क्यों नहीं होना चाहिए? और ये जो 20 का लिमिट है, ये सभी बीमारियों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? बिना लिमिट का क्यों नहीं होना चाहिए? रैशनल रेट्स हों, बिना लिमिट का क्यों नहीं होना चाहिए? क्या सरकारें ये कर सकती हैं कि नहीं? आखिर निजी क्षेत्र में भी तो केसेस जा रहे हैं, उसके लिए मैं तो मना नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा कि उसका पैसा सरकार दे, रेट्स रीजनेबल हों उस सुपर स्पेशलाइजेशंस के लिए। लेकिन बाकी के लिए अगर पब्लिक को पैसा अपने जेब से देना पड़े प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए, सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए, तो मैं उसको जायज़ मानने की स्थिति में अपने आप को नहीं पा रहा। इसलिए बीच में ये विचार सार्वजनिक भी आए होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में इंडस्ट्री के रूप में हेल्थ को अगर लिया जाए तो मैं उससे सहमति नहीं रख पा रहा। उसका कारण यही है कि हम कह रहे हैं कि 3 करोड़ रुपए हम एक निजी संस्था को उपलब्ध कराएंगे। सरकार क्यों नहीं करेगी? क्योंकि सरकार अगर वो संस्था बनाएगी तो उसको 5 करोड़ रुपए लगेंगे। जस्टिफिकेशन क्या है कि सरकार को 5 करोड़ रुपए लगेंगे, इसलिए उसको निजी क्षेत्र में दे दो। तो निजी क्षेत्र 5 करोड़ नहीं लगा रहा है, हम 3 करोड़ उनको देंगे वहां पर अस्पताल लगाने के लिए, और उसके बाद जो मरीज आएगा उसकी सेवा निःशुल्क होगी या वो अपने जेब से खर्चा करेगा। यहाँ पर बात आके मेरी सोच के हिसाब से अटक जाती है कि अगर आप पैसा उनसे ले रहे हो तो ये उचित व्यवस्था नहीं है। पब्लिक के पैसे से आप टी.एस. सिंहदेव को बोलोगे कि जाओ एक अस्पताल बना लो, फिर टी.एस. सिंहदेव को बोलोगे कि उनसे पैसा ले लो। इसमें जो विकल्प सामने आया, लोगों ने इसके संदर्भ में भी जो बात रखी कि नहीं उनको पैसा नहीं लगेगा क्योंकि वो तो आयुष्मान से कवर्ड होंगे। मैं अभी रूटीन चेकअप कराने के लिए मेदांता परिवार के लोग गए थे, तो पीछे पीछे मैं भी पहुंच गया था। मेरे को भी कहा गया कि तुम भी ये टेस्ट करा लो। रूटीन बहुत छोटे से टेस्ट के लिए 17,000 रुपये लगे। क्या इस व्यवस्था से वो व्यक्ति जिसको हम पॉवर्टी ट्रैप से बचाने के लिए बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार की व्यवस्था को खड़ा करके हम सामाजिक सेवा का दायित्व पूरा कर सकते हैं? ये पॉलिसी डिसीजन का बात आता है। सेवा उपलब्ध कराना, निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराना, सेवा गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराना, गुणवत्तापूर्ण सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराना, क्या ये एक सपना है? क्या केवल एक विचार है या वाकई में ये हो सकता है? ये होना चाहिए। ये पॉलिसी चैलेंज आज मेरे सामने है, हम लोगों के सामने है। कैसे स्वास्थ्य की सेवाओं को हम उपलब्ध कराएं, बेहतर सेवाओं को उपलब्ध कराएं, बेहतर गुणवत्ता की सेवाओं को उपलब्ध कराएं। पब्लिक सेक्टर को देखिए, उसकी विशेषताएं, उसकी खूबियां, उसकी कमियां हम सब वाकिफ़ हैं, करीब करीब वाकिफ़ हैं। प्राइवेट सेक्टर, उसकी विशेषताएं, उसकी खूबियां, उसकी कमियां कहने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग उससे भी वाकिफ़ हैं। प्राइवेट सेक्टर भी
मेरी मदर जब बीमार थी तो करीब 4-1 साल हम लोग मेदांता में ही आते जाते रहे। वहाँ के डॉक्टर साहब लोग से, प्रबंधन से भी थोड़े बहुत संपर्क हो ही जाते हैं, बातचीत हो जाती है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, टॉप मोस्ट अस्पतालों में शायद गिनती होती होगी। वहाँ खास सीनियर जो डॉक्टर्स थे, क्योंकि परिचय हो गया था, बात हो रही थी कि तो बिकने के कगार पे है। तो एक लिमिट उसकी सस्टेनेबिलिटी भी प्राइवेट सेक्टर में चुनौती के दायरों में है कि हम एक लेवल के अस्पताल, उसकी साज सज्जा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने अगर उपलब्ध कराया तो उसको चलाते रहने की भी चुनौती इतनी बड़ी रहती है कि क्या फाइनेंशियली वो भी वायबल एक लिमिट के बाद रह जाता है कि नहीं। 17,000 रुपये ब्लड टेस्ट लेने के बाद भी, और रूटीन ब्लड टेस्ट के लेने के बाद भी अगर ये स्थिति है और हजारों पेशेंट्स जहाँ पर जाते हैं, तो क्या वो भी सस्टेनेबल मॉडल है कि नहीं। रायपुर में भी कई कुछ अस्पतालों के संदर्भ में ये बातें आई, फाइनेंशियल स्ट्रेस की बातें आई, मैनेजमेंट चेंज करने की बातें आई। दुर्ग का तो मेडिकल कॉलेज अभी हाल का एग्जाम्पल है, सरकार ने उसको अधिग्रहण किया, नहीं चला पा रहे हैं, नहीं चल पा रहा है। तो उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी और उसकी लिमिटेशंस, उसकी रैशनैलिटी और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस हमारे देश के हर नागरिक का कम से कम हो सके। दूसरे तरफ क्या सरकार ये व्यवस्थाएं उपलब्ध करा सकती है, उसके पास पैसे हैं क्या सरकार के पास कि प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा तब डामर की सड़क बना पाएगी सरकारें, नहीं तो सरकारें बना नहीं पाएंगी। क्या वो पैसा लगाने की स्थिति में सरकारें आ पाएंगी, डॉक्टर्स उनको मिलेंगे कि सब अपने निजी क्षेत्र में जाके अपना कैरियर ऑप्शन बनाना पसंद करेंगे। मुझे आज दिन तक, अभी जो आपके बीच में हूँ, अभी इस क्षण तक मुझे लगता है कि ये संभव है और बढ़िया कंपटीशन से हम लोग काम करें। सरकारी अमला प्राइवेट अमले से ऐसा कंपटीशन करे कि हाँ नहीं, ये ना लगे कि वो सरकारी अस्पताल तो ऐसे ही होते हैं। आप लोगों का सहयोग समय समय पर, कोरोना की चुनौती कम बड़ी नहीं थी, समय समय पर आप लोगों के साथ बैठकें भी होती रहीं। कैसे शुरू के दिनों में आप सब जानते हैं, आईएमए के भी साथी हैं, आप सब ने महसूस किया कि पीपीई किट्स भी हमारे पास नहीं थे। प्राइवेट सेक्टर के कुछ को छोड़ें तो शुरू के दिन में कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। कंसल्टेशन से लेके सारा कुछ बंद हो गया था, क्योंकि दहशत सी एक थी कि पता नहीं ये कोरोना कहाँ तक हमको प्रभावित करेगी। तो एक पहलू वो होता है। दूसरा पहलू, जब ट्रीटमेंट चालू हुआ, व्यवस्थाएं बनी, तो हम लोग रोज टेबल देखते थे, हम लोग कंपैरेटिव चार्ट बनाते थे कि पब्लिक सेक्टर में जो अस्पतालों में है वहाँ की पेशेंट से रिपोर्ट लेते थे, फ़ोन पे क्या रिपोर्ट आ रही है, खाना टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, खाना स्वादिष्ट मिल रहा है कि नहीं, दवाई मिल रही है कि नहीं, साफ़ सफाई कैसी है, बाथरूम कैसा है, और निजी क्षेत्र में ये सब कैसा है। तो निजी क्षेत्र बेहतर दिखता था, करीब करीब सभी पैमाने में निजी क्षेत्र बेहतर दिखता था। तो ये हमारे सामने चुनौती है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ को भी कंपटीशन बतौर, स्वस्थ कंपटीशन बतौर हम ऐसा बेहतर करें कि जो लोग वहाँ पर उस गुणवत्ता की सेवा पा सकते हैं। मैं आपके पास आऊँ ब्लड टेस्ट कराने के लिए, बाकी उपचार कराने के लिए, लेकिन जिसको ज़मीन बेचने की नौबत आ जाए, बर्तन बेचने की नौबत आ जाए, गहने बेचने की नौबत आ जाए, उनके लिए समकक्ष गुणवत्ता की पब्लिक क्षेत्र में सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ये मेरे गड़बड़ विचार हैं, मौका नहीं मिलता है आप लोगों के साथ इनको साझा करने पर। मैं अपने आप को आपका भागीदार मानता हूँ, पार्टनर मानता हूँ, पीपीपी वाला नहीं, सेवा उपलब्ध कराने वाला। सो वी आर ऑन द completely on the same platform. We have to deliver the best possible, qualitatively, effectively, reasonably, best possible services. There is no lack of talent.
There is no lack of talent. There is no deficiency in the quality of diagnostic tools that can be made available. There should be no deficiency in the quality of the infrastructure or service that we can make available. Through the infrastructure, through our service sector, staff are members of our fraternity. There is no reason why we cannot do that. और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की कहीं कोई कमी की बात ही नहीं सोची जा सकती। छोड़ दीजिए वो एक अपवाद, आखिर तो कहीं ना कहीं सुपर स्पेशलाइजेशन के केंद्र होते हैं, वो तो दुनिया में रहेंगे। बट द एवरेज क्वालिटी ऑफ वेरी गुड हेल्थ केयर दैट इज अवेलेबल इन छत्तीसगढ़ एंड दैट कैन बी। अभी तो कल ही डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि हमने सफल लिवर का वो कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया पहला। और भी बहुत सारी चीज़ों में मुझे बताया गया कि हम तो साउथ ईस्ट एशिया में या साउथ एशिया में हम नंबर 1 पे हैं, हमारी ये मशीनें नंबर 1 पे हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं। और मैं वो भी साझा करता हूँ, एक ऐसे ही आप लोग का प्रोग्राम था, उसमें अमेरिका के भी कोई विशेषज्ञ आए थे। वो एक बात रहती है अमेरिका और ये वो, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, हाउ आर थिंग्स एट यू एंड हाउ डू यू कंपेयर medical quality services in terms of personnel in America and India? So he says America is here, India is here. ये मेरे ख्याल से अभी जो साई जी के पास परिसर है वहाँ या कहीं पर एक, वहीं शायद ताज वालों का उस समय था, वहाँ पर जब गए थे तो मैंने उनसे जब पूछा तो मन खुश होता है। This is what we feel proud of and it is known Indian doctors। तो हमारे डॉक्टर्स अब बाहर मत जाएं, यहीं रहें, और जितने प्राइवेट सेक्टर में हैं सब पब्लिक सेक्टर में आ जाइए और बेहतर से बेहतर हम लोग मिलके कुल मिला के अच्छी से अच्छी सेवा, जो आप लोगों के हाथों का जादू है, आप लोगों की करिश्माई गुणवत्ताएं हैं, उससे छत्तीसगढ़ के नागरिकों की देखभाल करते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि गड़बड़ कम से कम करूं। प्रयास मेरा यही है कि लोगों को बेहतर से बेहतर, कम से कम खर्च में स्वास्थ्य की सेवाएं मिल सकें। उस दिशा में भी हम लोग ट्रू पार्टनर्स के रूप में काम करेंगे और उस मंजिल को भी हासिल करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं बहुत बोल गया, लेकिन मुझे शायद मौका नहीं मिलता, दोबारा ये मौका नहीं मिलता तो, और फंस भी गया था मैं, जो परिस्थिति है उसमें फंस भी गया था। तो मुझे लगा कि मुझे अपने सोच में जो मेरी बातें हैं एक पॉलिसी मेकर के रूप में आपसे साझा करूं। साथ में ये भी मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि मैंने अपनी बात आपके सामने रखी, इसमें जो भी कमियां लगती हैं, जो भी आपको लगता है कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जा सके, मेरा प्रयास यही रहता है कि माइंड क्लोज में नहीं रखता कि अगर मैंने एक चीज़ में सोचना बंद कर दिया कि नहीं ये गलत है, तो उसी दिन मेरे को लाल बत्ती एक जल जाती है कि गलती कर रहे हो। खुला रखो, अपना सोच खुला रखो, सबकी बात सुनो। तुम इतना ही जानते हो, इतना जानने वाले लोग हैं, उनकी बात सुन के और फिर पॉलिसी बनाने की जगह में संजोग से तुम पहुँचे हो, तो वो पॉलिसी बनाने के पहले सबकी राय सुन के फिर सोच समझ के कुछ करना, गड्ढे में मत ले जाना, अच्छे रास्ते में ले जाना। तो अच्छे रास्ते में चल सके हम लोग, उसके लिए आप सबकी मदद मिलती रहे लगातार, इस आग्रह के साथ, इस विश्वास के साथ भी कि हमेशा सलाह मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।